का क्वेश्चन है आपका कि चित्र में चतुर्भुज त्रिभुज बीसीडी नहीं है, एक समलंब है ए बी सी डी, जिसमें ए बी समांतर डीसी दिया है और असमांतर भुजाएं जो हैं ए डी और बी सी, उन पर दो बिंदु ई और एफ इस प्रकार स्थित हैं कि ई एफ समांतर ए बी है। ठीक है, तो आपको सिद्ध करना है कि ए ई अपान ई डी इक्वल टू बी एफ अपान एफ सी। चलिए, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है लेकिन हार्ड लेना नहीं है। इसमें आप एक कॉन्सेप्ट याद रखना कि हमको इसमें जो है एक डायगोनल मिलाना होगा, मतलब एक विकर्ण आपको मिलाना होगा, रचना करनी होगी। तो रचना क्या करते हैं, रचना लिख लेते हैं, विकर्ण BD को मिलाया, विकर्ण BD को मिलाया। ठीक, विकर्ण BD को मिला लिया, जो EF को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करता है। किस पर? बिंदु O पर प्रतिच्छेद करता है। ये हो गया आपका बिंदु O। ठीक, अब उपपत्ति में देखिए क्या होगा। उपपत्ति में आपका होगा, ले लीजिए त्रिभुज BDC, त्रिभुज BDC में देखिए यहाँ पर आपका कौन सा लगेगा, प्रमेय। प्रमेय आपकी जो थेल्स की प्रमेय है वही लगेगी, जो अभी आपको पीछे क्वेश्चन में बताया मैंने कि यदि किसी त्रिभुज, मान लीजिए त्रिभुज क्या है BDC। अब देखिए, अच्छा थेल्स की प्रमेय लगती कब है, जब आपकी एक भुजा के समांतर दूसरी रेखा खींचे। यहाँ पर क्या दिया है, चूंकि AB समांतर DC, AB समांतर DC और EF समांतर AB, तो इसका मतलब AB दोनों में समांतर है, तो EF समांतर DC भी हो जाएगा, EF समांतर DC, और EF में ही आपका O स्थित है। तो इसलिए यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि OF समांतर CD या DC, क्योंकि EF पर ही तो O स्थित है। अगर EF समांतर DC होगा तो OF समांतर भी तो DC होगा। ठीक, अब देखिए त्रिभुज BDC में क्या हो जाएगा कि OF समांतर DC है, OF समांतर DC है, इसलिए थेल्स की प्रमेय से, किसकी, थेल्स की प्रमेय से या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो होती है उससे क्या होगा कि जो ये आपकी अन्य दो भुजाएं हैं त्रिभुज की BDC में, अन्य दो भुजाएं कौन है, एक तो इसके समांतर रेखा खींची गई OF, अन्य दो भुजाएं हैं BC और BD, इनको जो ये आपकी OF है ये किस अनुपात में विभाजित कर रही है, BO OD BF FC, तो हो जाएगा BO अपान OD इक्वल टू BF अपान FC। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1। ठीक है, ऐसे ही जैसे मैंने इस त्रिभुज BDC में लगाया है थेल्स की प्रमेय, उसी प्रकार से हम त्रिभुज लेंगे ABD। इसी प्रकार आगे लिखेंगे हम, इसी प्रकार ध्यान से समझना, बिल्कुल जरा सी भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, और क्वेश्चन को समझने में भी जरा सा अगर ध्यान इधर उधर गया समझ में नहीं आएगा। ABC में, ABD में इसी प्रकार त्रिभुज ABD में क्या हो जाएगा, AB समांतर EO, जब आपका AB समांतर EF दे रखा है तो AB समांतर EO भी हो जाएगा। यहाँ पर भी आपकी लगेगी थेल्स की प्रमेय, तो थेल्स की प्रमेय से क्या हो जाएगा, अब देखिए थेल्स की प्रमेय से यहाँ से लेंगे, क्या लेंगे कि DO अपान BO या DO अपान OB, OD अपान OB, OD का हो या DO को लिख रहे हैं, OD अपान OB इक्वल टू हो जाएगा DE अपान EA, DE अपान EA। ठीक है, यहाँ पर OD अपान OB इक्वल टू DE अपान EA या AE, कुछ भी लिखिए, DE अपान AE। ठीक है, यहाँ BO अपान DO था, यहाँ आपका OD है, और यहाँ है आपका OD अपान OB। उलट लीजिए, उलटने पर मतलब इसका रिवर्स कर लीजिए, क्या हो जाएगा, OB अपान OD इक्वल टू AE अपान DE।
ई। तो यहाँ देखिए BO अपान OD है, BO लिखो या OB कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो OB अपान OD ये दोनों जो है इक्वल है, इक्वेशन सेकेंड। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा कि BO अपान OD और BO अपान OD या OB अपान OD दोनों इक्वल है, इसलिए इधर वाले आपके इक्वल हो जाएंगे। BF अपान FC इक्वल टू AE अपान D, BF अपान FC इक्वल टू AE अपान DE। तो देखिए यहाँ पे यही तो आ BF अपान FC इक्वल टू AE अपान ED लिखो, तो कोई दिक्कत नहीं, BF अपान FC। अब इसको इधर लिखो या इधर, इक्वल में कोई दिक्कत नहीं होती, चाहे उधर BF अपान FC हो चाहे इधर, तो BF अपान FC इक्वल टू आ जाएगा AE अपान DE। यही आपका जो है प्रूव करा रहा था। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पर आपको क्या करनी पड़ेगी, रचना करनी, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा कि एक किसी डायगोनल या विकर्ण को मिलाना पड़ेगा और फिर उसके बाद थेल्स की प्रमेय लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है कि द्विघात समीकरण √3x² - 11x + 8√3 के मूल ज्ञात। ये मूल का मतलब है आप अगर x के वैल्यू निकाल रहे हैं, मतलब इसके गुणनखंड कर रहे हैं, फैक्टर कर रहे हैं, तो वही मूल हो जाएंगे। चलिए देखते हैं गुणनखंड करने का रूल क्या होता है कि जो x² का गुणांक होता है और जो आपका अचर पद होता है, मतलब x² का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट वैल्यू, इसकी और इसकी क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं। तो 8√3 और √3 की जब आप गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8 × √3 24 आना चाहिए। ऐसे इसके दो भाग कीजिए कि इनका गुणा मल्टीप्लाई 24 आए, कोई दिक्कत नहीं। अभी करते हैं, माइनस के 3x और माइनस के 8x प्लस 8√3। देखिए 11 के दो आपने पार्ट किए, 3 और 8, चूंकि -11 था इसीलिए दोनों माइनस माइनस के होंगे, तब माइनस माइनस ऐड होके -11 आएगा। तो यहाँ पर कॉमन क्या मिलेगा, √3 मिल जाएगा, यहाँ से भी और x मिल जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, x, यहाँ √3, यहाँ माइनस का 8 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x माइनस √3। तो एक बार हो गया √3x माइनस 8 इक्वल टू 0 दे रखा था, और एक बार हो गया x माइनस √3 इक्वल टू 0। तो एक बार इसके इक्वल 0 रखेंगे तो √3x माइनस 8 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 8 अपान √3, 8 धर गया, √3 नीचे, और एक बार रखेंगे x माइनस √3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो जाएंगे √3। तो यही आपके दो मूल हो गए, 8/√3 और √3। समझ में आया, यही आपके दो मूल हो गए, 8/√3 और √3। ओके, अगले क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के एक ठोस गोले को एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन के रूप में ढाला गया है, परिवर्तित किया गया है, तो बेलन की ऊंचाई, कोई दिक्कत नहीं। जब भी किसी भी आकृति को दूसरी आकृति में परिवर्तित किया जाए, ठोस आकृति को, तो उसका क्या नहीं चेंज होता है, वॉल्यूम, आयतन नहीं चेंज होगा, चाहे आप उसको गोले में बनाएं और चाहे उसको बेलन के रूप में बना दें। जैसे एक बाल्टी का पानी उठा करके आप जो है एक घड़े में कर दें, तो पानी का आयतन कम नहीं होगा, उतना ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से इसका आयतन जो होगा, गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन होगा, गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। तो गोले का आयतन 4/3 पाई r³ और बेलन का आयतन होता है πr² h, πr² h। तो यहाँ पर जो r होगी वो कैपिटल R होगी, तो यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। 4/3, r कितना है, 4.2, r का क्यूब है, तो 4.2 × 4.2 इक्वल टू, वहाँ r है 6 × 6 × h, कोई दिक्कत नहीं। डेसिमल हटाइए, यहाँ से भी हटाइए, यहाँ से भी, 3 0 नीचे बढ़ जाएंगे। 6 7 जा 42, 6 7 42, 6 7 42, और 3 से अगर इसको हम कट करें तो 3 1 कम 3, 3 चकू 12, 14 3 42, ठीक। तो यहाँ पर आ जाएगा 40। तो अब आपका h चाहिए, तो h इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 14 चकू 56 गुणे 7 49 बटे
1000। चलिए 49 और 56 की गुणा कर लेते हैं। 49, 56, 6 नाम 54, 6 चौक 24, 24 और 5 29, 5 45, 5 चौक 20 और 4 24, तो हो जाएगा 4 9 5 14 7 2 1 7 2 27 44। तो 27 44 बटे 1000 मतलब 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा, 2.744 सेंटीमीटर। यही आपकी आ जाएगी बेलन की ऊंचाई। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित 12 मात्रा सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। तो आपको निकालना है माध्य। तो माध्य के लिए आपको जो है फार्मूला लगाते हैं आप, माध्य बराबर माध्य एक्स बार बराबर एफ आई एक्स आई अपान एफ आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई। तो अब पहले आपको जो है वर्ग अंतराल से एक्स आई निकालना होगा। एक्स आई मतलब मध्यमान निकालना होगा। तो 10 और 25 का मध्यमान, मध्यमान कैसे निकालते हैं, दोनों को ऐड कर लेते हैं। 10 + 25/2 मतलब 35/2 मतलब 17.5 और बीच का डिफरेंस कितना है इनका 15 है। सभी में 15 ऐड करते जाइए। 17.5 और 17.5 में 15 ऐड करेंगे 32.5 और 15 ऐड करेंगे 47.5 और 15 ऐड करते जाएंगे तो हो जाएगा 62.5 और 15 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 77.5 और इसमें 15 जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 92.5। ठीक है, अब जो है ये एक्स आई होगा और 12 बार था उसको हम एफ आई लिख लेते हैं फ्रीक्वेंसी। चलिए एफ आई एक्स आई के लिए मल्टीप्लाई करिए। इसका मल्टीप्लाई होगा 2 5 जा 10 तो इसका आ जाएगा 35.0, 17 to 34 और 135। इसका आ जाएगा 3 5 जा 15 3 2 जा 6 17 3 3 जा 9 97 7 5 जा 35 7 7 जा 49 और 3 52 और 7 4 जा 28 और 5 33 और इसका आ जाएगा 6 5 जा 30 6 2 जा 12 और 3 15 और 6 6 जा 36 और 137। इसका आ जाएगा 8 5 जा 40 8 7 जा 56 और 4 60 और 8 7 जा 56 और 6 62। इसका आ जाएगा 4 5 जा 20 4 2 जा 8 2 10 4 9 जा 36 और 137। ठीक, अब चलिए निकाल लेते हैं सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई मतलब इनका सबका जोड़ करिए। 3 2 5 7 5 12 12 6 18 18 26 4 30। ठीक, इनका जोड़ करते हैं तो 5 और 5 10। ठीक, एक मिल गया यहाँ से। 5 1 6 6 7 13 13 2 15 15 5 20 20 का 0 2 7 2 9 9 2 11 11 7 18 18 3 21 21 9 30 30 3 33 का 3 और 3 3 6 6 12 12 और 3 15 3 18 1830.0। ये आपका आ गया है सिग्मा एफ आई एक्स आई। क्या आ गया सिग्मा एफ आई एक्स आई। चलिए पुट कर लेते हैं। तो एक्स बार इक्वल टू 1830 अपान 30 0 0 कैंसिल हो जाएगा 3 6 81 और आ जाएगा आपका माध्य 60।